नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग बज़ और मार्केट में हम देख रहा है कि 7 दिन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। जी हां, 7 दिन से लगातार मार्केट्स में तेजी देखने को मिली है। निफ्टी का टेक्निकली देखा जाए तो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वो भी डिसाइसिवली अब पार हो चुका है। तो क्या बाजार लंबी तेजी के लिए तैयार हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार हुआ, यानी कि दिन भर का एक्शन किस तरह का रहा। 7वें दिन लगातार बाजार में हमने देखा आज खरीदारी थी और 7 दिन में आप देखेंगे निफ्टी में ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट की जो तेजी है वो देखने को मिल चुकी है। 22,399 मोटा मोटी 22,400, ये 9 अप्रैल को हमने जो लो है वो टच किया था जिस दिन पॉज लगा था टैरिफ के ऊपर 90 दिन का। और 22,400 से लेकर 24,300 तक की जो रैली है वो हमने मार्केट में बनती हुई देखी। तो ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट के गेन्स हमने बनते हुए देखे और आज हमने 24,359 का इंट्राडे हाई छुआ था। वहां से हम 80 पॉइंट फिसल का जरूर बंद हुए हैं, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ ही निफ्टी पर बंद होते हुए देखे। 500 अंकों से ज्यादा का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिला, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड 2 दिन से लगातार रिकॉर्ड हाइस लगाने के बाद बैंक निफ्टी में आज हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 355 अंक गिरकर आज बैंक निफ्टी में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। हाई लेवल से बैंक निफ्टी देखें क्योंकि आज 56,098 का इंट्राडे हाई बन गया था और हमारी क्लोजिंग हुई है 55,300 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास का हमने फॉल देखा हाई लेवल से और 355 पॉइंट की गिरावट लेकर आज हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। निफ्टी में अगर आप देखेंगे जो मजबूती 100 पॉइंट से ज्यादा की, उसमें 38 शेयर चढ़कर बंद हुए हैं। तेजी में योगदान आप देखेंगे इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस का था, क्योंकि पूरा इंडेक्स ही आप देखें आईटी इंडेक्स 4% से ज्यादा के उछाल के साथ बंद हुआ। एपी सेंटर था एचसीएल टेक, जिसके नतीजे कल शाम को आए थे, नंबर्स इन लाइन थे, लेकिन जो गाइडेंस आई 2 से 5% की, उसने एक नई जान, एक नया भरोसा पूरे सेक्टर में फूका है। तो एचसीएल टेक के अलावा टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, विप्रो, इन्फोसिस, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स थे परसेंटेज वाइज। अगर आप देखेंगे लूजर्स की बात करें तो आज बैंकों ने जो बैंक निफ्टी है और जो निफ्टी दोनों का साथ छोड़ दिया। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये टॉप 2 बड़े बैंक्स हैं निजी क्षेत्र के, और इन्हीं बैंक्स में आज जो मुनाफा वसूली हुई है उसका इंपैक्ट हमने निफ्टी में नीचे की ओर देखा है। 300 पॉइंट की अगर आप देखेंगे जो गिरावट है या फिर जो पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन है वो हमने एचडीएफसी बैंक में आज बनता हुआ देखा है और 309 पॉइंट टू बी प्रिसाइज निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक ने कंट्रीब्यूट किया और 62 पॉइंट की जो गिरावट है निफ्टी में भी जो एचडीएफसी बैंक में गिरावट बनी है उसका योगदान देखने को मिला। ग्रासिम, एसबीआई, आयशा मोटर्स, ये कुछ और निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं। सेक्टर वाइज देखें तो एक तो बैंकिंग फाइनेंशियल और दूसरा इसमें आप जोड़ लीजिए मीडिया। बाकी तमाम एनएससी के सेक्टर इंडेक्स हरे निशान के साथ आज बंद हुए। सबसे ज्यादा आईटी, जैसे मैंने मेंशन किया, 4% से ज्यादा ये इंडेक्स उछलता हुआ दिखा। ऑटो, कैपिटल मार्केट्स, फार्मा, रियल्टी, एमएनसी इंडेक्स, ये ज्यादा उत्साह दिखाने वाले सेक्टर्स आज देखने को मिले थे। एडवांस डिक्लाइन की जहां तक बात है तो ऑलमोस्ट इवनली बैलेंस था मामला। 1516 शेयर चढ़कर बंद हुए, 1340 शेयरों में हमने गिरावट देखी, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में 1.25% का उछाल था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर हाई लेवल से प्रेशर बन गया। महज 1/4% की बढ़त के साथ ही यहां पर हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। लेकिन एचसीएल टेक 7.25% की तेजी के साथ टॉप निफ्टी लूजर था। बेहतर गाइडेंस का जो इंपैक्ट है वो एचसीएल टेक और उसके साथ साथ पूरे आईटी सेक्टर में आज देखने को मिला और उसमें सपोर्ट आ गया यूएस का भी। कल जहां पे हमने देखा डाउ में 1000 अंकों से ज्यादा का उछाल था और नैस्डैक 2.5% उछला था। तो इस वजह से आईटी को सपोर्ट मिला, एचसीएल टेक से भी सहारा मिल गया। जबरदस्त एक्शन आज आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला। वारी एनर्जीज, इसके कल नंबर्स आए थे बाजार बंद होने के बाद, नंबर्स अच्छे थे, दमदार नतीजों के दम पर 15% की तेजी लेकर वारी एनर्जीज का स्टॉक आज बंद होता हुआ दिखा। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड देखें तो जेएंडके बैंक ऑलमोस्ट 10% लुढ़क गया, क्योंकि पहलगाम में, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उससे जेएंडके बैंक के ऊपर हमने देखा इंपैक्ट आता हुआ दिखा। मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा इनकी अगर आप देखेंगे बुक्स में जेएंडके से ही आता है, वही इकोनॉमी से ही आता है, स्टेट की इकोनॉमी से। तो उसका इंपैक्ट हमने देखा कि टूरिज्म के ऊपर इंपैक्ट आएगा, इकोनॉमी में फ्लोज कम होते हुए दिखेंगे। उस वजह से जेएनके बैंक के स्टॉक में आज हमने तगड़ी गिरावट बनती हुई दिखी। लेकिन जो 7 दिन से तेजी हो रही है इसके मायने क्या है? टेक्निकली भी हम देखें तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी निफ्टी पर पार होता है, इसके होता हुआ दिखा है। इसके हम मायने समझते हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर। सर 7 दिन से एक तरफा तेजी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। कोई थकावट, कोई मुनाफा वसूली के इंडिकेशंस या फिर बाजार में कोई रिट्रेस होने के इंडिकेशंस फिलहाल दिख रहे हैं? ये जो 7 दिन में 1900 पॉइंट की रैली हमने निफ्टी पर देखी है, ये कितनी दमदार है सर? दमदार इन द सेंस कि कितनी टिकाऊ है ये, ऐसे पूछना चाहिए बल्कि, क्योंकि एक तरफा 7 दिन में जो मार्केट में हमने मूव देखा है
कहीं बड़ी गिरावट की ओर तो नहीं इशारा कर रहा है बाजार? देखिए, मेरा सर व्यू पॉइंट टोटली डिफरेंट एंड सिंपल है। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल 21,800 एक बार जब रिटेस्ट हुआ, मैंने आपको सेकंड बार बताया था कि बॉटम बनता है एक बार से नहीं, 2 से 3 बार। सेकंड टाइम रिटेस्ट हुआ, मैंने बताया उसमें भी। तो अभी जो है मार्केट मार्केट का जो शॉर्ट टर्म रैली था ना, जो शॉर्ट टर्म जितने भी क्रैश वगैरह था, जो भी है, व्हाट एवर द न्यूज अबाउट ट्रम्प, चाइना, टैरिफ, रेट कट, सब कुछ ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है 21,800 का जोन पे। मार्केट मैं शॉर्ट टाइम पे और खराब नहीं देखता हूं। मुझे लगता है कि जैसे कि आज का क्लोजिंग है 24,328 निफ्टी में, मार्केट रेसिस्टेंस है 24,750 से लेके 800 के आसपास। सो मार्केट डेफिनेटली हाई पॉसिबिलिटीज है एक बार 24,500 700 तक जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात बोलूंगा कि नहीं मैं बुल हो गया, पूरा मार्केट ठीक ठाक हो गया, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म इतना पैनिक था और इतना करेक्शंस था, बस उसी करेक्शंस का एक शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट में आ रहा है। लेकिन मैं हायर टाइम फ्रेम एंड लॉन्ग टाइम फ्रेम में अभी भी ऐसा बिलीव करता हूँ कि मार्केट को टाइम करेक्शंस में जाना चाहिए। वो मार्केट जाएगा भी, आज नहीं तो कल जाने वाला है मार्केट। सो अगर मैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी देखूंगा, 55,647 का जो क्लोजिंग है, बेटर टू निफ्टी, क्योंकि ऑल टाइम जितने भी रेसिस्टेंस थे, रेसिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ है। सो बैंक निफ्टी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो मोटा मोटा सर, मार्केट में ये जो रैली हुआ है डेफिनेटली सस्टेनेबल है। लेकिन यहाँ पे हेल्दी करेक्शन चाहिए। अब वो करेक्शन 2 दिन में आएगा या 3 दिन में आएगा या 24,800 से स्टार्ट होगा, वो देखने का बात रहेगा। लेकिन जो बाइंग हमने करवाया है 21,800 22,000 के लेवल पे, 22,500 के जोन पे, उसमें मैं अभी भी टिका हुआ हूँ। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है और इन्वेस्टर्स है, उनके लिए मैं एक बार बोलूंगा कि जैसे ही 1-2 दिन आपको प्राइस और मोमेंटम दिखेंगे, आप शॉर्ट टाइम के लिए एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 2,000 पॉइंट का रैली आया है। तो डेफिनेटली ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ से फिर से 2,000 पॉइंट का रैली नॉन स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं। और 90 डेज का पॉज जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने लगाया है, उसका भी कुछ न्यूज जैसे आएगा, या तो अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट आई बिलीव खराब उसी टाइम पे हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग जो मार्केट को पता नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अगर अमेरिका में कुछ रिसेशन वगैरह आता है, उसी केस में मार्केट खराब होगा। बाकी और कोई चीज जो सेंटीमेंट मुझे नहीं दिखता है कि मार्केट खराब होगा। बाकी जो खराब होगा वो छोटा बहुत अपना हेल्दी करेक्शन रहेगा। ठीक है, तो 24,750 24,800 इस रेंज तक निफ्टी हो सकता है कि जाता हुआ दिखे, वहां पे जरूर बाजार के लिए रेजिस्टेंस आ सकता है। लेकिन लंबी अवधि में एक टाइम करेक्शन होना, यानी कि एक रेंज में समय बिताना, ज्यादा टाइम कंसोलिडेशन का जो एक फेज है वो भी मार्केट में आना बहुत जरूरी है। तो तेजी सस्टेनेबल जरूर नजर आ रही है, लेकिन एक हेल्दी करेक्शन भी बाजार में ड्यू है, वो कभी भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है तो थोड़ी मुनाफा वसूली आप कर लीजिए, लाजमी है, थोड़ा आपको मुनाफा लेना भी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की जो रैली है वो हमने इन अ मैटर ऑफ 7 डेज, 7 ट्रेडिंग सेशंस में 2,000 पॉइंट की रैली ऑलमोस्ट हमने निफ्टी पर बनती हुई देखी है। बैंक निफ्टी में तो सर 2 दिन से रिकॉर्ड हाइज बन रहे थे, आज मुनाफा वसूली हो ही गई। एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने इसका बीड़ा उठा लिया, और एसबीआई भी आज हल्का हो गया 1%। कैसे देखते हैं सर आप, केवल ये एक रिट्रेसमेंट है या आपको लगता है कि बन गया टॉप एचडीएफसी बैंक का? सर ऐसा नहीं है एचडीएफसी बैंक का टॉप बन गया है। एक्चुअली बैंक निफ्टी देखेंगे पूरा नीला खुला में, मतलब रेडी है जाने के लिए। और सो बेसिकली अभी बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूंगा कि डेली में गैप भी बना हुआ है 54,300 के आसपास, जो कि वो गैप कंप्लीट नहीं हुआ था और मार्केट ऊपर आ गया था। सो गैप फिलअप करने में भी एक बार बैंक निफ्टी नीचे, यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे आ सकता है, हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो केस में जो बैंक निफ्टी में हाई वेटेज वाले स्टॉक्स लाइक कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक पे एक बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत अपना पैनिक सिचुएशन हो जाए, कि मान लो अभी 1920 के आसपास ट्रेड हो रहा है, फिर से आपको एक बार 1850 से लेके 1870 का भाव मिले। लेकिन ऐसा कोई खराब सिचुएशन नहीं है, टॉप नहीं बना है, एक जस्ट करेक्शन है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। कि इंपॉर्टेंट लेवल बता दीजिए सर, जिसके ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी तो कोई ऐसी चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी में आगे अभी मुझे जो लगता है बेसिकली, अभी जो 55,000 के ऊपर जो सस्टेन हो रहा है, मुझे लगता है एक बार फिर से 54,000 तक आएगा। रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो अगर मैं बात करूंगा, अब एक चीज देखिए, या बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि बैंक निफ्टी ने ना, बैंक निफ्टी का जो जून 24 का हाई, जो अक्टूबर का हाई, उसके बाद दिसंबर का जो हाई है, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो मुझे लगता है कि 54,000 के ऊपर जब तक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 54,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो उस केस में हमें और भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आते हुए दिखेंगे।
तो मतलब जब तक 54,000 नहीं टूट जाता बैंक निफ्टी पे, तब तक ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि 24,300 के आसपास तो एक गैप फिल करने का एरिया है। वो गैप फिल करने के लिए हो सकता है कि 1,000 पॉइंट की करेक्शन भी बैंक निफ्टी में आ जाए, तो वो हेल्दी मानी जाएगी। ये सर अभी मार्केट में जो करेक्शन होगा ये हेल्दी करेक्शन होगा। मार्केट में पैनिक तब आएगा अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज आता है, अदरवाइज मैं पैनिक नहीं देखता हूँ अभी। ठीक है, मतलब बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, राइट? यस यस। चलिए ठीक है, 1870 तक हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार के नीचे आ भी जाए, जहां आज हमने देखा है कि क्लोजिंग कुछ 1923-24 के आसपास की देखने को मिली है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। इस तरह ही 54,300 तक बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक हेल्दी करेक्शन के तौर पे आप इसे देखिए, और लोअर लेवल्स पे 54,300 के आसपास बैंक निफ्टी में दोबारा एंटर करने की कोशिश करें, खरीदारी करने की कोशिश करें। ये ज्यादा बेहतर रणनीति फिलहाल के लिए मार्केट में हो सकती है। सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज जबरदस्त मूव देखने को मिल रहा था, कुछ एक्शन वाले शेयर आपके सामने रख रहा हूं, उन पर आपका व्यू दीजिएगा। एचसीएल टेक और इनफैक्ट पूरा आईटी सेक्टर ही आज लाइमलाइट में था। 4% से ज्यादा इंडेक्स में हमने तेजी बनती हुई दिखी। एचसीएल टेक इसलिए क्योंकि एक तो इनके जो नंबर्स आए, नंबर्स में हमने देखा कि रुझान काफी पॉजिटिव था, इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर्स आए, और कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं था नंबर्स में। और दूसरी बात ये कि इनकी जो गाइडेंस थी वो अच्छी थी FY26 के लिए, यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है 2 से 5% का। प्लस यूएस का सपोर्ट भी आ गया, ट्रेड वॉर सुलझ सकता है। कल 1000 पॉइंट से ज्यादा डाउ चल गया, 2.5% नैस्डैक चल गया। तो आईटी के लिए मान के चले सर कि आईटी इज आउट ऑफ द वुड्स, बुरा दौर खत्म है, पीछे है, हर गिरावट पर खरीदारी वाला मार्केट बन गया है। मुझे 35,414 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें 30% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है। सर आपकी ना आवाज ब्रेक होगी, अगर आप प्लीज एक बार रिपीट कर दें। ओके सर, अभी आईटी, एम आई ऑडिबल सर? प्लीज प्लीज सर, प्लीज। ओके सर, निफ्टी आईटी अभी करंटली ट्रेड हो रहा है, इंडेक्स ओवरऑल 35,414 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे कि निफ्टी में करेक्शन आया था ऑलमोस्ट 14 to 15%, जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप में हमने देखा कि 26% 25% करेक्शन हो गया। निफ्टी आईटी 30% करेक्शन हुआ है सर। तो निफ्टी आईटी जो 30% करेक्शन हुआ था उसके बाद अभी बॉटम बना है, नीचे में डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद अभी वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट आया है रिसेंटली, जो कि ये एक प्रेडिक्शन हो रहा है इसमें कि मार्केट ने बॉटम बना दिया, मतलब निफ्टी आईटी ने लोअर साइड में बॉटम बना दिया। सो अभी मुझे लगता है कि जो फ्रेश रैली है वो आना बाकी है, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, एंड मुझे लगता है वो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। और स्पेशली आपने जो काउंटर बताया कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इसमें भी देखिए डबल बॉटम बन गया है 1219 के आसपास। सो यहाँ पे बेसिकली जो पहला टारगेट अभी होना चाहिए वो है 1630 के आसपास, उसके बाद का जो टारगेट होगा सर 1700 के ऊपर। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, जिनके पास है वो रहेगा अपना 1430 के आसपास एक स्टॉप लॉस। सो बेसिकली आईटी में मुझे लगता है हाईएस्ट पोटेंशियल अभी है नेक्स्ट, अगर किसी का 8 से 10 महीना 12 महीने का एक व्यू है तो। आईटी सेक्टर में सर आपके प्रेफर्ड पिक्स कौन से हैं? एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, या फिर कोई मिड कैप आईडी? आईटी सेक्टर में देखिए ये बेसिकली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप एचसीएल को भी मैं प्रेफर करूंगा, टीसीएस को भी प्रेफर करूंगा, लेकिन मैं ज्यादा यहाँ पे प्रेफर करूंगा एक आईटी 20 करके है जो कि ईटीएफ है, जो कि आपको अगर लगता है कि नहीं मैं पूरा आईटी ओवरऑल काउंटर के साथ बेट करना चाहता हूं, तो आप जो है आईटी 20 लेके चलिए। अब देखिए उसका प्राइस 37-38 के अराउंड चल रहा है, तो उसको लेके आप जा सकते हो एक बार। तो आईटी 20 मैं यहाँ पे प्रेफर करना चाहूंगा। ओके, तो 7 से 8 महीने का नजरिया होना चाहिए। हाँ जी सर, मिनिमम 7 से 8 महीने का अगर नजरिया है तो यहाँ से नो डाउट मुझे 15 to 20% आप साइड दिखता है। ठीक है, तो 7 से 8 महीने का नजरिया आप लेके चले तो आपको यहाँ से 15 से 20% की अपसाइड मिल जाएगी। ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, एचसीएल टेक, टीसीएस को आप फोकस में रखिए, यहाँ पे खरीदारी करें। और लो रिस्क ले सकते हैं, या फिर आपका ज्यादा जोखिम लेने का मन नहीं है या एपेटाइट नहीं है, तो आईटी 20 करके है, यहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं। जिस तरह से बैंक निफ्टी का 20 आता है, इसी तरह से आईटी का 20 है, यहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं। ये शायद आपके लिए ज्यादा बेटर है अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तो एनबीसीसी को लेकर आपकी व्यू शेयर कीजिए सर। ये स्टॉक को लेकर हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से एक रेंज में समय बिता रहा है। आज हमने लोअर लेवल्स पे 98 के नीचे के लेवल्स भी देख रहे थे, 100 के ऊपर फाइनली इसमें क्लोजिंग हमने आज बनती हुई देखी है। एक महीने में देखें तो 18% के आसपास उछल चुका है ये शेयर।
रिसेंट लोज इसने कुछ 80 रुपए के नीचे के बनाए थे, तो वहां से तो अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। सस्टेनेबल नजर आती है, या फिर सर जिनके पास है नीचे का लिया हुआ वो मुनाफा वसूली कर लें? नहीं, जिनके पास है सर उनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है एक बार 108 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, जैसे 108 क्रॉस होगा उसके बाद एकदम 122 से लेके 125 का टारगेट आना चाहिए। लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 96.50। सो ओवरऑल एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। 96.50 आपने बोला, 108 पार हुआ तो क्या लेवल बताया सर आपने? 122 से लेके 125 तक एक हाईली पोटेंशियल टारगेट बन रहा है। ठीक है, तो जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करें। नया भी ले सकते हैं सर, फ्रेश? फ्रेश सर इस पॉइंट में अभी मैं फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि फ्रेश लेना था। अगर लेना चाहते हो तो मार्केट जब नीचे रहेगा, मेरा वही सेम स्ट्रेटेजी 90 90 88 उस टाइम पे मैं लूंगा। मतलब बहुत लोअर वैल्यूएशन पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। अभी तो फिलहाल मैं इस सिचुएशन में मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट अभी मुझे लगता है कि जितना ऊपर आना था शॉर्ट टाइम में आ गया है, तो करेक्शन आएगा उसके बाद मैं लूंगा, फिलहाल अभी नहीं। लेकिन ये जो ट्रेंड अभी रनिंग हुआ है इसमें, ये ट्रेंड मुझे लगता है कि एक बार 107-8 तक जाएगा। 108 में एक रेसिस्टेंस है, वो क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर सर एक डिबेट जो मार्केट में चल रहा है ना, वो ये है कि अब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक को छोड़ दीजिए, जो बाकी सेकंड रंग बैंक्स है या फिर जो पीएसयू बैंक्स है, वहां पे शायद ज्यादा पैसा बन सकता है। कल एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स आए, नंबर्स हमने देखा ठीक ठाक आए थे, इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन आए, ग्रॉस नेट एनपीए कम होकर आए। तो उसका इम्पैक्ट हमने इस तरह से देखा कि एचडीएफसी बैंक जहां आज गिरकर बंद हुआ, हाई लेवल से हल्का होकर बंद हुआ, रिकॉर्ड हाई जरूर बनाया था, वहां से गिरकर बंद हुआ, लेकिन ये स्टॉक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलमोस्ट 8% की तेजी लेकर 662 रुपए के आसपास बंद हुआ है। क्या बड़े बैंकों को छोड़ दें जो कि करेक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं, भले ही हेल्दी सही, जो मिड कैप साइड ऑफ द बैंक्स है या फिर पीएसयू बैंक्स है, वहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? सर ऐसा बात नहीं है कि बड़े बैंक को छोड़ दे। जब मार्केट गिर रहा था तब बड़े बैंक आपको बचाएंगे उस टाइम पे। लेकिन जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये इसका बीटा बहुत हाई है। जितना तेजी से ऊपर आया है उतना ही तेजी से नीचे भी जाएगा। तो बेसिकली देखिए अभी का जो क्लोजिंग है आज का 665 के आसपास, तो मुझे लगता है ये जो रैली आया है जो वॉल्यूम चार्ट में दिख रहा है, इस रैली में एक बार 685 से लेके 690 तक जाना चाहिए। एक यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहूंगा, वह 615 का एक स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग करना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अदर मैं बात अगर करूंगा एक्सिस बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक, देखिए ये यहाँ पे बेसिकली जब हमने रिकमेंड किया था उसके बाद से बहुत ऑलरेडी चल चुका है, भाग गया है। सो बैंक निफ्टी अगर नीचे आएगा उस टाइम पे ना ही चलेगा पीएसयू, ना ही चलेगा प्राइवेट। तो मुझे लगता है हेल्दी करेक्शन बाकी है। सो ओवरऑल दैट इज डिपेंड ऑन द जो व्यूअर्स है उनका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अगर आपको चाहिए कि नहीं शांति से रिटर्न चाहिए, स्लो रिटर्न से हो जाएगा, तो फिर आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के साथ जाइए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा फास्ट फास्ट जाना है, तो लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज गुड फॉर यू। मैं ना आपसे जानना चाह रहा था कि कुछ ऑप्शंस अगर आप बता दें, कोई डीसीबी, फेडरल या फिर सीएसबी, ऐसे कोई नाम निजी साइड से या फिर पीएसयू साइड से, जो जिनका आप कह रहे हैं कि हाई रिस्क प्रोफाइल है या फिर ज्यादा रिस्क जो ले सकते हैं, वो इन बैंकों में निवेश कर सकते हैं चार्टिकली सही? देखिए मैं ना अगर मैं जाऊंगा तो पीएसयू के साथ नंबर 1 बैंक है एसबीआई। तो एसबीआई के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। मैं स्मॉल बैंक्स पे ज्यादा रिकमेंडेशन सर मेरा नहीं रहता है। तो एसबीआई में अभी 813 के आसपास भाव है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस 760 अगर आप करते हो, तो उस केस में आपको पहला टारगेट जो होगा सर 840 एंड सेकंड टारगेट होगा 880 एंड थर्ड टारगेट 880 के ऊपर अगर सस्टेन होता है वीकली बेसिस पे, तो नेक्स्ट आपको 950 के ऊपर टारगेट आएंगे। तो मुझे लगता है आपको अगर लेना है तो एसबीआई के साथ आप जाइए। 760 रुपए आपने स्टॉप लॉस बोला, पहला टारगेट क्या बताया सर? पहला टारगेट सर मेरा मेरा लास्ट टारगेट जो फाइनल रेसिस्टेंस है 880। 880 के ऊपर अगर सस्टेनेबल होता है तो उस केस में 950 टारगेट है। ठीक है, तो पहला टारगेट हो गया 840, फिर 880, फिर 950, 760 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो पीएसयू बैंकों में अगर आपको जाना ही, अगर आपको लगता है कि निजी बैंकों के दिन हो गए पूरे या कुछ टाइम ये हो सकता है लैक लस्टर रहे, गिरावट तो नहीं कहेंगे, एक हेल्दी करेक्शन भी अगर होना है, तो पीएसयू में अगर आपको रहना है तो एसबीआई पसंद है। 760 का स्टॉप लॉस लगा के आप उतरिए 840, 880, 950 तक के टारगेट के लिए। रियल एस्टेट में सर 2 दिन से काफी अच्छी मजबूती देखने को मिली है, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में है। लोधा काफी अच्छा चला है, डीएलएफ भी चला है,
अब आज श्रीराम प्रॉपर्टीज का दिन आ गया, शायद 6% बढ़कर ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाकर ये बंद हुआ है। आज खबर भी थी जो कि स्टॉक को सपोर्ट कर रही थी कि नॉर्थ बेंगलुरु में इन्होंने करीब एक 5 एकड़ जमीन का पार्सल खरीदा है और इस जमीन का जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है वो करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। श्रीराम प्रॉपर्टीज में बेस फॉर्मेशन हो चुका है सर। क्या मान के चलें अगर किसी को रियल एस्टेट में रहना है तो यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है या फिर आपकी कुछ और चॉइसेस होंगी? नहीं सर, श्रीराम प्रॉपर्टीज भी खराब नहीं है। जो शॉर्ट टर्म में जो करेक्शंस था, एक बेस बनाया, अच्छे से फॉर्मेशन बनाया, ऑलमोस्ट 71 के आसपास, 72 के आसपास। तो वहां से जो एक मूव आया ना, ये मूव सस्टेनेबल है और एक हफ्ता नहीं, लगातार 3 हफ्ते से चल रहा है। तो मुझे लगता है अभी जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। एक जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है, पहला टारगेट रहेगा 88 और सेकंड टारगेट रहेगा 94 के अराउंड। लेकिन इसके लिए एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है 79। तो 79 का आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। डीएलएफ भी सर अच्छा है, लेकिन डीएलएफ आपको इतना जल्दी रैली नहीं आएगा और डीएलएफ का फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हो सकता है डीएलएफ जो अभी ऑलमोस्ट 687 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो हो सकता है कि एक बार आपको 660 एंड 670 के आसपास फिर से आपको मिले। उस टाइम पे आप डीएलएफ ऐड करना चाहे तो कर सकते हो। लेकिन श्रीराम प्रॉपर्टीज के साथ मैं जाना चाहूंगा। इस केस में चार्ट में अभी बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, 90 टारगेट रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप डीएलएफ के साथ जाना चाहते हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, नीचे में मिले आपको तो वहां पे एंटर करें। श्रीराम प्रॉपर्टीज को आप चाहें तो होल्ड करें 88-94 तक के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रखें 79 रुपीज का। वारी एनर्जी सर, आपकी वो जो रणनीति है मुझे याद आती है आईपीओ हाई वाली, वो अगर आप लगाएं तो क्या वारी एनर्जीज में जो 2 दिन में मूव देखा है हमने, आज 15% ऊपर था, 3000 के ऊपर ये स्टॉक पहुंच गया है। अब आज 3116 का हाई लगाया है इसने, क्योंकि नंबर्स बहुत शानदार थे। मुनाफा 34% बढ़ा, रेवेन्यू 36% बढ़े, कामकाजी मुनाफा तो 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया, मार्जिन में ऑलमोस्ट 9% का उछाल था। तो क्या थोड़ा कूल ऑफ होने दे, ठंडा होने दे, तब इसमें एंटर करें, या आपको लगता है कि चार्ट्स बोल रहे हैं कि हाँ अब इसमें एंटर कर लेना चाहिए? देखिए, पर्टिकुलर इस सेगमेंट को लेके आई थिंक हमने बात किया है मोर देन 8 to 10 टाइम्स और मेरा सेम स्टेटमेंट रहा है, अभी भी वही है कि 2490 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट था, वहां पे हमने बाय करवाया है। सो 2500 का जो लेवल था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहां से ऑलरेडी एक ट्रिगर हो चुका है बाइंग। अगर किसी को अभी लेना है सो मत लीजिए, क्योंकि आज भी 15% ऊपर है। तो मुझे लगता है करेक्शन अगर कभी भी आता है, ऐसे ज्यादा नहीं, 4 से 5% का करेक्शन अगर डाउन में आपको दिखता है तो उस केस में आप एंट्री लीजिए। लेकिन जो फंडामेंटल्स रिजल्ट आया है और जो टेक्निकली आईपीओ हाई के ऊपर मैं हमेशा स्टॉक को पिक करता हूं, उसका रैली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसका रैली स्टार्ट होने अगर लगेगा तो उस टाइम पे हम देखेंगे 3400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उस टाइम पे हम 4500 5000 तक रैली देखेंगे वारी एनर्जी पे। सर मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूं, अगर 3400 के ऊपर सस्टेन होता है तो उस केस में 4500 5000 तक भी जा सकता है। लेकिन हमारा जो बाइंग रहा है वो 2490 के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था। तो यही है सर स्ट्रैटेजी। मैं 2200 2100 में नहीं लेता हूं, मैं थोड़ा ऊपर आके लूंगा, लेकिन वो कंफर्मेशन के साथ मैं लूंगा। सो अभी अगर कोई लेना चाहते हैं अभी मत लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में 2 दिन पे आज भी रैली हो चुका है। एक बार वेट कर जाइए, आपको यहाँ से 4 to 5% का करेक्शन जब मिलेंगे उस टाइम पे आप ऐड कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल खरीदारी ना करें क्योंकि काफी गर्म है, काफी हॉट है, तो थोड़ा ठंडा होने दीजिए, कूल ऑफ होने दीजिए, स्टॉक को नीचे में मिले तो आराम से लीजिए, या तो फिर 3400 का लेवल पार होने दीजिए। 3400 का लेवल पार हो जाएगा, फिर 4500 5000 तक के टारगेट भी आ सकते हैं, तो उस समय आप ले लीजिए, या फिर नीचे 4 से 5% गिरावट पर मिले। ये आपकी रणनीति वारी एनर्जीज में होनी चाहिए। जेएनके बैंक में क्या व्यू है सर आपका? ये जो अटैक हो गया, काफी दर्दनाक था ये इंसिडेंट, जिस वजह से स्टॉक आज 10% के आसपास करेक्ट हो गया। क्या इस इंसिडेंट की वजह से जो बाजार गिरावट आई है स्टॉक में, एक नीजक रिएक्शन, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था, ये खरीदारी करने का मौका है? ओवरऑल आपको ये बैंक पसंद है? अगर हाँ तो क्या अभी ले लें या फिर थोड़ा वेट कर लें, नीचे और आ सकता है? देखिए सर, ओवरऑल जो सेंटीमेंट बना है बहुत ही, मतलब आई एम सो मच डिसअपॉइंटेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा हो चुका है। मुझे लगता है कि ये जो पैनिक वाला सिचुएशन है, पैनिक के कारण नीचे आया है। तो जिनके पास है उनको ना अभी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 102 के आसपास। तो 102 में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर इसके नीचे चला जाता है तो आप एग्जिट कीजिए। अभी फिलहाल एंट्री मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वहाँ का इकोनॉमी कैसे चलेंगे, क्योंकि अभी ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। सो इसका
डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे आने वाला है। तो मुझे लगता है एक बार जिनके पास है एग्जिट करना बेटर रहेगा। 102 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, 102 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे और फ्रेश खरीदारी ना करें। ये सभी नो फ्रेश बाइंग। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि थोड़ा और डाउन साइड आ सकती है। 102 बच जाए तो फिर आप बने रह सकते हैं। 102 अगर आ जाए लेवल नीचे की तरफ तो जिनके पास है वो भी एग्जिट कर जाए, यही मतलब हुआ इसका। यस यस एग्जैक्टली सर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी ना करें। 102 निकल जाता है तो जिनके पास पोजीशन है पहले की भी खड़ी है उससे निकल जाए तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। फिर उस केस में जो गिरावट है वो एक्स्ट्रा वेट हो सकती है या फिर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सर, वोडाफोन आइडिया को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है फिलहाल? क्योंकि आज हमने देखा था, खबर आई थी टेलीकॉम मिनिस्टर की ओर से कि पूछा गया था, इनसे सवाल पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि क्या इनके जो ड्यूज बचे हुए हैं या फिर सरकार और भी हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में ले सकती है। तो टेलीकॉम मिनिस्टर ने सिरे से इसे नकार दिया कि अब और हिस्सेदारी नहीं ली जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये पीएसयू कंपनी बन जाएगी। 49% ऑलरेडी सरकार होल्ड करती है, तो 50% हिट हो गया अगर, तो फिर तो ये पीएसयू कंपनी बन जाएगी, जो कि सरकार नहीं चाहेगी। और सरकार चाहती है कि अब ये कंपनी अपने जो बाकी बची हुई देनदारी है, जो बकाया रकम है, उसको चुकाए। सरकार ऑलरेडी 48.99% पर बैठी है, जो कि 22.6% से बढ़कर हुआ। जो लास्ट इनका कन्वर्जन हुआ था, डेट कन्वर्जन कंपनी ने किया था, उसके बाद अगर आप देखेंगे इनकी देनदारियों में, इनकी बकाया रकम में काफी हद तक हमने ड्रॉप आता हुआ देखा है। लेकिन अभी भी बड़ी देनदारी है इनके ऊपर। FY26 यानी कि इस मौजूदा वित्त वर्ष की ही बात करें तो स्पेक्ट्रम और एजियर बकाया इनका 18,600 करोड़ का बनता है। ये नंबर्स आपके सामने आ भी रहे हैं, देखिए आप किस तरह से 26, 27, 28 में इनकी जो देनदारी है वो बनती हुई दिखेगी। तो देनदारी अभी भी बड़ी है और सरकार अब कह रही है कि जितना होना था हो गया डेट कन्वर्जन, अब आपको देनदारी चुकानी ही पड़ेगी। वोडाफोन आइडिया सर, नीजक रिएक्शन तो इस खबर का हमने नेगेटिव देखा था। स्टॉक आज 7 रुपए 68 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी बहुत ही शानदार देखने को मिली और 8 रुपए के आसपास स्टॉक बंद हुआ है। ये केवल मैं आज की बात कर रहा हूँ। चार्ट्स ओवरऑल क्या कह रहे हैं स्टॉक के? देखिए सर, आपने इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन आपको करता हूँ। जिस दिन वो न्यूज आया था कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सटेट लेने वाला है और 48.99% का स्टेक होल्डर गवर्नमेंट बन जाएंगे, लेकिन 51% नहीं होगा तो गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी नहीं हो रहा है, तो उस दिन भी मेरा जो विवेक जी के साथ शो हो रहा था, मैंने उनको बोला था कि कल अपर सर्किट हो सकता है। तो उस दिन नेक्स्ट दिन 20% भागा था। लेकिन इतना रिसर्च आया, इतना अच्छे अच्छे कंपनी का एजेंसी का रिसर्च आया, तो क्या हुआ, मेरा स्टेटमेंट वही है कि इसमें इसका भी कुछ नहीं हो सकता। 2,10,000 करोड़ का लोन था। अभी भी अगर आप प्लस माइनस करके देखेंगे कि 1,70,000 करोड़ के आसपास अभी भी तो लोन है, इसका भी इंटरेस्ट देना है। और अगर मार्केट इनका शेयर देखेंगे कंपेयर टू लाइक जियो एंड भारती एयरटेल, बहुत हाई है भारती एयरटेल का और जियो का। वहां पे कहीं पर भी कंपैरिजन में नहीं आता है वोडाफोन आइडिया। और अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी 49% स्टेक ले लिया है और गवर्नमेंट को और बोला जाता है कि आप ले लो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे लगता है इसको मैं इग्नोर ही करूंगा। जिनके पास है बेटर रहेगा। कभी भी अगर नेक्स्ट आपको 10% 12% के आसपास कभी भी उछाल मिले तो एक बार आपका सपना जो है टूट जाने वाला सिचुएशन है, आप निकल जाइए, शांति से रात को सोइए और किसी और स्टॉक में देखिए जहां पे पैसा बनने का चांसेस है। लेकिन इस स्टॉक में रहने का कोई मतलब नहीं है। अब सर मेरा स्टेटमेंट मैं बदलूंगा कब, जब 17% 18% के ऊपर जो एक मेजर रेसिस्टेंस है, मतलब यहां से भी 100% कंपनी रिटर्न देगा, उसके बाद वीकली मंथली क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद मैं जाके यहाँ पे पॉजिटिव मैं व्यू दे पाऊंगा। अदरवाइज मेरा रिसर्च सर यही बोलता है कि यहाँ पे रहना मतलब बहुत ही मुश्किल वाला सिचुएशन होने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब 18 रुपए जब तक पार नहीं होते तब तक तेजी का नजरिया नहीं रहेगा। तेजी का नजरिया सर यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आज सर 5% ऑफ होगा, कल 10% डाउन है। अल्टीमेटली फंडामेंटली दम नहीं है ना। अभी भी जो लोन डेट बाकी है इसका भी तो इंटरेस्ट भरना है। सो गवर्नमेंट ने इसलिए डिनाई किया क्योंकि गवर्नमेंट इसको पीएसयू में लाना नहीं चाहता है। तो सिंपल सा थिंक में नहीं है कि मार्केट में जियो है, मार्केट में भारती एयरटेल है, अब वोडाफोन आइडिया को छोड़ दीजिए एक बार के लिए तो बेटर रहेगा। अच्छा सर, एक विकल्प जो कि वोडाफोन का सबसे बढ़िया दिखता है वो है भारती एयरटेल का। क्या भारती एयरटेल के साथ साथ भारती हेक्साकॉम को भी कंसिडर किया जा सकता है, जो कि कुछ ही सर्कल्स में ऑपरेट करती है? इस स्टॉक ने आज अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया है। भारती हेक्साकॉम की सर अगर हम बात करें तो आज के सेशन में क्लोजिंग जरूर लाल निशान के साथ हुई, लेकिन 1697 रुपए 90 पैसे ये दिन के दौरान इसने कुछ ही मिनटों में खुलने के बाद टच कर लिया था अपना हाई लेवल, जो कि इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है। थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हुई है उसके बाद। क्या ये भी एक विकल्प है अच्छा, पूरे अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो?
डेफिनेटली सर, एक कंपनी भी मुझे फंडामेंटली बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट 5 साल का आप देखेंगे 22.4% सीएजीआर के साथ ग्रोथ हुआ है, और इनका मार्केट कैप भी देखेंगे 82,000 करोड़ के आसपास है। नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 1200 करोड़ 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है। और जैसा कि हमने देखा कि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा था 1530 से लेके एक बार 1560 1590 के आसपास, तो उसके ऊपर भी एक डेली मंथली वीकली कैंडल पे ब्रेकआउट आया है। सो आज का जो ब्रेकआउट है, मुझे लगता है एक बार सस्टेनेबल होना चाहिए, लेकिन बाई करके यहाँ पे चलना चाहिए। बाई कब करना है सर? अगर 1620 से लेके 1630, 1620 से लेके 1630 इस जोन पे कभी भी आता है, आप एक बार बाई करके चलिए। उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 1580। एंड यहाँ पे अभी सर 52 एक हाई में आ गया है। मार्केट का सिचुएशन ओवरऑल इतना अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक अपने 52 एक हाई में है। मतलब यही एक संकेत आ रहा है कि भैया मैं और ऊपर जाने के लिए रेडी हूं। तो इस केस में इसका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट 1740 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 1890 के आसपास। तो मैं इसके साथ पॉजिटिव हूं, बाय करके जाना चाहता हूं। मतलब करंट लेवल्स पे भी ले लें या फिर यही रेंज का ही वेट करें 1620 से 1630 और का? एक बार नीचे आ जाएगा, 1-2 दिन में नीचे आ जाएगा 10-20 रुपए, तब जाके लेना तो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग बेटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आज सुबह खबर भी थी कि अदानी डेटा नेटवर्क्स ने जो इनको स्पेक्ट्रम मिला था 2022 में 400 मेगाहर्ट्ज का, वो इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम, इन दोनों को वो दे दिया है, एक करार हो भी गया है। 6 सर्कल्स हैं कुल मिला के, जहां पर माफ कीजिए 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 सर्कल्स में अदानी के पास गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्पेक्ट्रम था। अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये इन दोनों कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया है, डील हो चुकी है इस दोनों ग्रुप्स के बीच में। तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा था, रिकॉर्ड हाई स्टॉक में बना, हाई लेवल से करेक्ट हुआ, थोड़ा और 10-20 रुपए नीचे मिल जाए तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। सोना BLW माफ कीजिए, ये एक स्टॉक है जो कि आज ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद हुआ, 6% के आसपास का मूव था। टेस्ला जिसके नंबर्स आए थे, उनकी जो अर्निंग्स कॉन कॉल हुई उसमें जो कुछ डिटेल्स निकल के सामने आई, उसके बाद इस स्टॉक में हमने देखा काफी अच्छा एक्शन बना। वो इसलिए क्योंकि टेस्ला जिसको ये कंपनी सप्लाई करती है, उनके मॉडल 3 और मॉडल Y, ये दो ऐसे मॉडल्स हैं जो कि उनके टोटल प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन वॉल्यूम में या उत्पादन वॉल्यूम में 95% कंट्रीब्यूट करते हैं। और दिसंबर तिमाही में इन दोनों मॉडल्स की अगर हम बात करें तो 16% की गिरावट आई थी। ये अब नॉर्मलाइज हो चुका है इनका उत्पादन और सामान्य लेवल्स पर पहुंच चुका है। और ये कंपनी के लिए देखा जाए, सोना BLW के लिए जो कि टेस्ला को सप्लाई करती है, और इसके जो 95% जहां से वॉल्यूम आते हैं टेस्ला के, उन दोनों मॉडल्स में अगर नॉर्मल प्रोडक्शन हो गया है तो ये एक पॉजिटिव के तौर पर बाजार ने लिया, जिस वजह से सोना BLW में इतना अच्छा एक्शन आज हमने बनता हुआ देखा। सर सोना BLW के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? खबर तो अच्छी है, इनके जो एक मेन कस्टमर है उसकी स्थिति अच्छी हुई है, जिस वजह से स्टॉक भागा है आज। देखिए ये ना मेक और ब्रेक लेवल वाला है सिचुएशन, क्योंकि लास्ट टाइम जब टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 750 से नीचे आया 406, अभी 478 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है मंथली कैंडल पे आप देखेंगे एक स्विंग लो बना के लास्ट टाइम का जो बॉटम था ऑलमोस्ट वहां से फिर से बाउंस बैक करके फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ से भी बाई करके जाना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको भी बाई करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 400। अगर आप 400 का एक स्टॉप लॉस करते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क होगा आपका 78। तो इस केस में अगर आपके पास 7 से 8 महीना है और मार्केट भी अगर ज्यादा नीचे नहीं आता है, तो उस केस में आपका पहला टारगेट होगा वो रहेगा 590, उसके बाद रहेगा 650 के ऊपर। सो हो सकता है कि एक बार फिर से जो पूरा पैटर्न है ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो स्टॉक है यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है, ओनली फॉर 70-78 रुपया का रिस्क है, लेकिन आपको फिर से ऊपर में और भी 200 एंड 300 पॉइंट्स मिल सकता है आप में। तो इसीलिए एक बार यहाँ पे बाइंग करके जाना चाहिए। 590 और 650 का टारगेट बोला ना सर आपने? यस यस। ठीक है, 400 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी खोने के लिए यहाँ पे आपके पास 78 रुपए हैं, और ऊपर में अपसाइड की जो गुंजाइश है वो कम से कम 110 रुपए की है, और उसमें आप चाहें तो एक 60 रुपए और जोड़ सकते हैं, यानी कि 170 रुपए तक की जो अपसाइड है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हैं माफ कीजिए। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं सर जिनके रिजल्ट्स आने हैं, उसके ऊपर भी बाजार का फोकस रहेगा, एक बार जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कल की अगर बात करें सर, एक्सिस बैंक इसके नंबर्स आने वाले हैं, टेक महिंद्रा IT पैक से इसके नंबर्स आएंगे, और HUL ये कुछ बड़े नंबर्स हैं, और IT में ही साइंट के नंबर्स भी आने वाले हैं।
इसके ऊपर भी बाजार की कल नजर रहेगी। और दो कंपनी और है, LTTS और एम्फोसिस, आईटी स्पेस से ही, परसिस्टेंट भी इसमें जोड़ लीजिए, इनके भी नंबर्स कल के सेशन में ही आते हुए दिखेंगे। तो आईटी मोस्टली हम देखते हैं कि जब रिजल्ट सीजन शुरू होता है तो उसके 2 हफ्ते में ही ज्यादातर कंपनियों के रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आईटी में सर ये जो मिड कैप साइड ऑफ द स्टोरी है, LTTS, एम्फोसिस, साइंट, परसिस्टेंट, इनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? फिर हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है आईटी ने एक बेस बना लिया है, सो डेफिनेटली जो अदर्स आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी भी बेस बना रहा है। तो बेसिकली आप सेंट को ही देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम से एक आप मूवमेंट फॉलोअप बाइंग अभी आ रहा है। सो बेसिकली इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 1250 के आसपास, तो मुझे लगता है यहाँ पे बेस बन गया है। तो जिनके पास नहीं है उनको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। सो एक बार वेट करना चाहिए। यहाँ पे मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप 1295 से लेके 1350 का प्राइस बहुत जल्दी दिखेंगे। और इलिकॉन जो प्राइस है इसका भी मैं देख पा रहा हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम से बाउंस बैक, अभी बॉटम बना के ऊपर आ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। सो 526 के आसपास प्राइस चल रहा है। मैं यहाँ पर भी पॉजिटिव हूँ। और एक्सिस बैंक को तो लेके सर कोई बात ही नहीं। एक्सिस बैंक हमने बाय कराया था, आपको याद भी है, 970 के प्राइस से, और जहाँ पे मैंने बोला कि नहीं 1300 से 1500 को भाव भी आएगा। तो इसमें मैं एकदम रेडी हूँ होल्ड करने के लिए। फ्रेश बाय मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक पे नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर 1000 पॉइंट नीचे आता है उस टाइम पे एक्सिस बैंक पे और एक बार हमें डाउनफॉल दिखेंगे, जो कि हेल्दी माना जाएगा 100 पॉइंट का लगता है। तो उस केस में मैं फिर से ऐड करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। सो ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स आपने बताया इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। और आईटी बॉटम बना के अभी ऊपर आ रहा है, वेट करना है। अच्छा, ठीक है। तो 1870 की बात आपने HDFC बैंक के लिए करी थी। एक्सिस बैंक कहाँ तक आ सकता है सर? 1150 तक? सर एक्सिस बैंक मुझे लगता है अभी 1206 के आसपास चल रहा है। एक बार अगर 1000 पॉइंट का करेक्शन आता है तो उस केस में ना 1100 तक आ जाएगा। 1100 1120 तो इजीली आ जाएगा। तो एक बार वेट करना है उस टाइम के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट लोअर टाइम फ्रेम से बाइंग कराया। तो एक बार अगर किसी को यहाँ पे प्रॉफिट बुम भी करना है शॉर्ट टाइम के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा एक बार आप 6 से 8 महीना वेट कर जाइए। उस टाइम पे आपको ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करनी है तो 1100 से 1120 की रेंज आने दे, तभी आप नई खरीदारी करें। यस, हाँ जी सर। ठीक है, परफेक्ट है। तो एक्सिस बैंक के लिए आप चाहें तो अगर नीचे का लिया हुआ है तो एक बार की मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं, और लोअर लेवल्स पे अगर आपको 1100 से 1120 की रेंज में मिले तो आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। ये होगी कुछ आने वाले नतीजों की बातचीत, और जो आज नंबर्स आए हैं या फिर खबरों का इम्पैक्ट है वो हमने आपके सामने रख दिया। तो एक्शन वाले शेयर पूरे हो गए। अब बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर दर्शक सवाल पूछ रहे हैं या फिर फंसे हुए हैं? उसमें सर एक आशिफ पटेल जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास 927 रुपए पर फिनोलेक्स केबल्स रखा हुआ है, 125 शेयर है, क्या करें? इसमें लॉस बुक कर लें या फिर अभी होल्ड करें? 6 मंथ्स का नजरिया है इनके पास। देखिए, मुझे लगता है अगर 970 के प्राइस में उनका बाइंग है तो उनको एक बार होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो 927 वीकली सर। 927 जो वीकली 200 डीएमए का सपोर्ट है वो है 830 के अराउंड। सो 830 ब्रेक नहीं हुआ, 880 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। बहुत जल्दी उनका प्राइस उनको आते हुए दिखेंगे। एक बार होल्ड कर जाना सही होगा। अच्छा सर, आईटी स्टॉक्स की हमने बात करी, आपने आईटी 20 में भी कहा था कि आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। एक बिरला सॉफ्ट करके शेयर है सर, इसमें कोई चाहे तो फ्रेश एंट्री ले सकता है, 400 रुपए के आसपास है। ये डोडिया जी का सवाल है, ये फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं सर, पूछ रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट सही है क्या उसके लिए? देखिए, बिरला सॉफ्ट कैश बेसिकली कैश में बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। एंड अभी 400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लोअर टाइम फ्रेम से बाउंस बैक आ रहा है। मुझे लगता है ये प्राइस अभी कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हो तो दैट इज ओके विद स्टॉप लॉस ऑफ 388। आप 388 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और उस केस में आपको आपका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 415, सेकंड टारगेट आपका 425। तो 425 तक इजीली मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन 388 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है। विनीता गुप्ता जी कह रही हैं सर, नमस्कार संदीप सर, आई हैव DCX सिस्टम्स एट 408 एंड SW सोलर एट 420, वेयर आई कैन बुक लॉस इन प्रेजेंट मूव। सर इनका सवाल इस तरह से है कि ये जो 7 दिन में तेजी हुई है इनके, जहां तक इन्होंने लोअर लेवल्स देखे थे वहां से स्टॉक उठ के ऊपर आ गए, तो क्या इस मूव में फिलहाल के लिए जो भी लॉस है वो लेकर निकल जाएं और उसके बाद लोअर लेवल्स पे दोबारा एंट्री करें? कौन सा ऐसा लेवल होगा जहां पे दोबारा एंट्री की जा सकती है? क्या ये पूरी रणनीति ठीक है जहां तक DCX सिस्टम और SW सोलर की बात है?
देखिए उनका बाइंग है आई थिंक 408, तो अभी 292 चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता उनको अभी एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि खराब होता तो और खराब हो जाता। अभी जो बाउंस बैक करके ऊपर आ रहा है, एक रेसिस्टेंस फेस करने वाला है 317 के अराउंड। तो आप देखेंगे कि 310 315 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन वहां पर भी एक बार आपको टाइम करेक्शंस दिखाएंगे और टाइम करेक्शन में चला जाएगा। तो आप एक बार होल्ड कर जाइए। आपने बहुत नीचे देखा, आई थिंक 217 के आसपास 52 एक लो है, तो एक बार आप होल्ड कर जाइए यहाँ पे, और वेट करना बेटर रहेगा, क्योंकि रिकवरी का चांसेस बहुत है। और सेकंड स्टॉक में सर देखिए 325 के अराउंड अभी ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एसडब्ल्यू सोलर अभी जो उनका 420 के आसपास बाइंग है, यहाँ पर भी उनको वेट करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 288। सो 325 अभी चल रहा है, आप होल्ड कीजिए 288 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा ठीक है, परफेक्ट एसेट तो होल्ड करें, अभी के लिए बेचे ना, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। राजीव जी कह रहे हैं सर जी राधे राधे। राधे राधे राजीव जी, आपको भी। टाटा स्टील पर आपका व्यू बता दें प्लीज फॉर 6 मंथ। तो सर 6 महीने का नजरिया है, तो इनफैक्ट मन में तो यही चल रहा होगा कि क्या टाटा स्टील खरीद लें 6 महीने के लिए। देखिए राधे राधे सर जी आपको भी। एंड टाटा स्टील मुझे लगता है कि 141 अभी ट्रेड हो रहा है, 152 153 एक टारगेट। नेक्स्ट अगर जैसे ही स्टील स्टॉक काउंटर भागेंगे, उस टाइम पे आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। लेकिन 155 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो कि क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 155 के ऊपर अगर वीकली बेसिस पे क्रॉस होता है, उस केस में आपको फिर से एक बार 178 से 180 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये इजी नहीं होगा टाटा स्टील के लिए, थोड़ा टाइम चाहिए यहाँ पे, मिनिमम 5-6 महीने और चाहिए। हो सकता है कि उससे भी ज्यादा और टाइम लग जाए, तो एक बार होल्ड करना सही रहेगा। अच्छा ठीक है। इस बीच अंकित जी कह रहे हैं कि संदीप सर गुड इवनिंग, मैं जानना चाहता हूं कि बार बार सवाल पूछने की वजह से मुझे ब्लैकलिस्ट तो नहीं कर दिया गया है, कि क्योंकि 2-3 दिन से मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा है मनी 9 के किसी भी शो में। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लैकलिस्ट कहाँ से कर देंगे सर, हम आप ही की वजह से बैठे हैं, आपके सवाल लेने के लिए ही यहाँ पे हम शो भी कर रहे हैं, तो क्यों हम आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे, ऐसा आप अपने मन में विचार लाते ही क्यों हैं। मैं आपका सवाल आगे देखता हूँ, होगा तो मैं जरूर लूंगा। अंकित जी आप बिल्कुल भी अपने मन में ऐसे विचार मत लेके आइए। इस बीच विनीता गुप्ता जी कह रही हैं कि प्रदीप सर इज माय फेवरेट, प्लीज सजेस्ट स्ट्रेटजी फॉर भारत फोर्ज गिवन बाय हिम। सर भारत फोर्ज की आपकी स्ट्रेटजी जानना चाह रही हैं ये, आप कह रहे हैं कि आप उनके फेवरेट हैं। थैंक यू जी। आपको देखिए भारत फोर्स बेसिकली अभी 1135 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। इसमें एक बेसिकली जो एक फॉर्मेशन बना है रिसेंटली, वो है बेसिकली डाउन साइड में। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है, ये ना अभी ब्रेकआउट देने के जो पॉसिबिलिटीज है, वो नहीं हुआ अभी। सो मुझे लगता है एक बार रेसिस्टेंस आएगा 1160 एंड 1165 के अराउंड। सो जैसे ही 1170 के ऊपर जाएगा, फिर ये जो डाउनफॉल है ओवरऑल खत्म हो जाएगा, और बेस बना के फॉलो अप बाइंग होना स्टार्ट होगा। लेकिन फिलहाल अभी एक बार यहाँ पे इग्नोर करना बेटर रहेगा। और भारत फोर्ज बेसिकली देखिए, लास्ट अगर आप 2-3 साल देखेंगे, 2-3 साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन लास्ट ये जो करेक्शन है 2024 के बाद, ये करेक्शन पे अभी डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो इसका पैटर्न अभी चेंज नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो एक बार वेट करना बेटर रहेगा। ठीक है, वेट करना बेटर रहेगा इसमें। सर शहजाद अली जी कह रहे हैं कि कैन आई बाय वोल्टास एट दिस लेवल। देखिए गर्मी भी आ रहा है, और वोल्टास का अगर हम चार्ट देखेंगे, देखिए काप एंड हैंडल पैटर्न था टेक्निकल चार्ट में, काप एंड हैंडल पैटर्न वीकली चार्ट में था। उसके बाद जो एक टॉप बनाने के बाद अभी बॉटम भी बनाया नीचे, और अभी एक फॉलो अप बाइंग भी आ रहा है। मुझे लगता है कि वोल्टास में बाई करके जाना चाहिए, रिस्क बहुत ही लिमिटेड है। आपको अगर आप बाई करते हो इमीडिएटली, देखिए 1300 रुपए के आसपास भाव चल रहा है। मुझे लगता है अगर कभी भी आपको 1280 से लेके 1290, यहाँ पे आपको 10-15 रुपीज डिस्काउंट कभी ना कभी मिल ही जाएगा मार्केट करेक्शंस में। तो उस टाइम पे आप एक बार बाई करके चलिए। तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1220, ज्यादा दूर नहीं है, 1220 रहेगा। मतलब रिस्क आपका रहेगा 60-70 रुपए, ज्यादा नहीं रहेगा। तो उस केस में आप यहाँ से फ्रेश 15-20% आप बहुत जल्दी आपको वोल्टास में आते हुए दिखेंगे। ठीक है, ओके। तो वोल्टास में बहुत जल्दी जो लेवल्स आपको बताए गए हैं, इनको लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, ये लेवल्स बहुत जल्द आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए देखिए अंकित जी का सवाल आ गया, जो कह रहे थे कि ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अंकित जी अगर आप हमारे साथ शो में हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम, तो आपका सवाल देखिए हमने ले लिया है। सर इनके पास 3 शेयर्स हैं, एक है BF इन्वेस्टमेंट जो कि 569 का लिया हुआ है, फियाम इंडस्ट्रीज 1262 पे है, और साउथ इंडियन बैंक कह रहे हैं कि मेरे पास 28 रुपए का रखा है। लॉन्ग टर्म का व्यू है आपसे, आप राय जानना चाह रहे हैं।
ओके, देखिए बीएफ इन्वेस्टमेंट पे बेसिकली अभी जो ट्रेड हो रहा है बेसिकली 522 के अराउंड, अगर हम देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम से एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, सो अभी नेक्स्ट जो रैली होगा ये कंटिन्यू हो सकता है, 522 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 560 565 तक जाएगा एंड वहां पे जाके एक बार डेफिनेटली रुकेगा, क्योंकि वहां पे एक रेसिस्टेंस है, तो अगर आपके पास है तो एक बार आप यहाँ पे होल्ड करके जाइए। सेकंड स्टॉक सर क्या बोला आपने? सर एक इनके पास बीएफ इन्वेस्टमेंट है, दूसरा फियाम इंडस्ट्रीज इन्होंने बोला है, और तीसरा साउथ इंडियन बैंक जो कि 28 रुपए पे ले रखा है इन्होंने। देखिए साउथ इंडियन बैंक अभी 26 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है 27.20 यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो जैसे ही 27.20 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा उसके बाद साउथ इंडियन बैंक पे यहाँ पे रैली आएगा। और देखिए छोटे स्टॉक्स है अभी, पीएसयू स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक जब भागेंगे उस टाइम पे भागेंगे, बाकी अभी नहीं। और बेसिकली जो फिल्म इंडस्ट्री है, देखिए यहाँ पे एक अच्छे से रैली हुआ था, वीकली चार्ट अगर आप मंथली चार्ट भी देखेंगे जबरदस्त अप ट्रेंड पे रहा है, अभी कंसोलिडेशन करने के बाद भी एक ब्रेकआउट आया है, तो अभी 1470 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 1550 से लेके 1600 के आसपास भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, तो एक बार होल्ड करना है इसको। अच्छा ठीक है, फियाम इंडस्ट्रीज को आप होल्ड करके चलिए। सर आपने अब बात करी कि पीएसयू स्टॉक्स या फिर छोटे स्टॉक्स ऐसे कब इनमें रहना पाएगा। बबीता जी का सवाल है एनएचपीसी को लेकर, कह रही है कि मैं एनएचपीसी को 100 रुपए के टारगेट के लिए अभी खरीद सकती हूँ, 90 रुपए के आसपास भाव चल रहा है। लेकिन 90 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक रेसिस्टेंस जो है 94 के अराउंड, सो अभी अगर आपका टारगेट है 100, सो मैं इसमें कंफर्मेशन नहीं दे सकता, जो अभी प्राइस एक्शन है, मोमेंटम है 94 तक तो चला जाएगा, क्योंकि 94 में एक वीकली रेसिस्टेंस है, अगर 94 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस केस में आपको 115 तक जाते दिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। विजय प्रजापति जी कह रहे हैं कि सर निफ्टी का टारगेट कल का बता दें, और अगर हो सके तो बैंक निफ्टी का भी व्यू दे दें एक बार। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी बेसिकली मैं शॉर्ट टर्म तो लेवल नहीं बताता हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। बेसिकली आज हमने एक चीज देखा मार्केट में कि जैसे कि मार्केट शुरू तो स्टार्ट हुआ था बहुत ही हाई प्राइस के साथ, उसके बाद करेक्शंस भी आया, और करेक्शंस का जो है एक बार फिर से रिकवरी भी आया, तो बेसिकली 24,328 आज का जो हाई है 24,350, बाई तभी करना है जब 24,350 के ऊपर निफ्टी जाएगा। अगर 350 के ऊपर जाता है उस केस में आपको टारगेट जो है दूर दूर तक रेसिस्टेंस नहीं है 24,700 तक, तो हाई पॉसिबिलिटीज है आपको बीच का जो 150-200 पॉइंट वो इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, जो कि 30 मिनट का एवरेज प्राइस, 30 मिनट का एवरेज प्राइस निफ्टी का है अभी 24,150, 24,150 और स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेडिंग पर्पस व्यू से। तो एक बैंक निफ्टी का अगर हम अभी देखेंगे, देखिए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ गया है नियर, तो मुझे लगता है कि अभी जो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास अभी जाने का है, जो हाई पोटेंशियल अभी है 55,370 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट का भी कैंडल देखता हूँ ना, 15 मिनट का कैंडल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जो ब्रेक हो चुका है अभी 55,700 के आसपास, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुका है, सो यहाँ पे सेल करना बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे फिर से बाई करूंगा, लेकिन वो 55,700 के ऊपर, 55,700 के ऊपर आएगा, फिर मैं जाके एक दो दिन के लिए बैंक निफ्टी को बाई करूंगा। लेकिन फिलहाल जो आज, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ सेल करना है, क्योंकि देखिए 50,000 से नॉन स्टॉप 55,000 आ गया, कभी भी 30 मिनट का जो एवरेज प्राइस है ब्रेक नहीं हुआ, रिसेंटली बस आज कल में ब्रेक हुआ है 30 मिनट का जो एवरेज प्राइस हुआ है 55,700 के जोन से, तो इसीलिए आपको शॉर्ट करके जाना है बैंक निफ्टी विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 55,700। 55,700 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है, और बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, और 24,350 ये पार हो जाए तो फिर आप 24,700 तक के लेवल्स के लिए निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। मतलब कि निफ्टी को खरीदना है सर ऊपर में ब्रेकआउट पे, और बैंक निफ्टी को बेचना है। ये निफ्टी को भी मैं बेचूंगा जब 24,000 के नीचे आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी निफ्टी को मैं नहीं बेचूंगा, बैंक निफ्टी का चार्ट ज्यादा खराब लग रहा है, ज्यादा वीक है। अच्छा, तो 24,350 के ऊपर अगर कोई खरीदे 24,700 के टारगेट के लिए, उस केस में स्टॉप लॉस कहाँ रखे? देखिए 24,350 में जब आप बाई करेंगे उस केस में आप एक बार जो आपका बाइंग प्राइस होगा ना, जैसे ही 24,350 के ऊपर रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड होगा, जैसे ही आप देखेंगे कि 24,350 के ऊपर सस्टेन है, जैसे ही आप देखेंगे 24,400 क्रॉस हो चुका है, 24,400 24,390 क्रॉस हो चुका है, उस टाइम पे आपका जो बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस पे ही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा लॉस हो जाए। आपको अगर करना है तो पहला तो रिकमेंडेशन है मत कीजिए, क्योंकि मार्केट क्या पता कब हो जाए, 200 दो एक दिन में। अगर आपको करना ही है तो भी आपका बाइंग प्राइस के साथ ही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अच्छा, और बैंक निफ्टी में सर जो आपने 55,700 का टारगेट दिया है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए, 55,700 के आसपास बेचना है, इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? 55,700 स्टॉप लॉस है, और टारगेट में मुझे लगता है एक बार यहाँ से ना बैंक निफ्टी, मुझे तगड़ा वाला फीलिंग आ रहा है सर, यहाँ से 700 से 800 पॉइंट तो 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे हो ही जाएगा। बस दो एक हफ्ते का बात है, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर चार्ट में आ चुका है, 30 मिनट का कैंडल नेगेटिव हो चुका है, और 50,000 से रैली 5,000 पॉइंट का रैली हो चुका है। 5,000 पॉइंट का सर रैली हो गया, 700-800 पॉइंट करेक्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं, आपने होने कहा वाला था, है। आपने शुरुआत में कहा था कि 54,300 तक मुझे दिखता है, यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी दिखता है, हाँ जी 55,700 का स्टॉप लॉस भी हो गया। बेचना कहाँ है, कल खुलते ही बेच दें या फिर थोड़ा ऊपर आए तो बेचें? सर, एक बार बेचना है, वो हायर टाइम फ्रेम में जितना आप बेच सकोगे उतना आपका स्टॉप लॉस जो है रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको कभी भी दिखता है कि 55,500 का जोन, 55,600 का जोन, उस टाइम पे जितना ऊपर साइड में आप बेच पाएंगे उतना बेटर है। 55,500 से 55,600 की रेंज में बेचें, 55,700 ऊपर में 100 से 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, नीचे में 54,300 ये टारगेट लेके चलें। इसी तरह से स्ट्रैटेजी बनाए ना सर? हाँ जी सर, बेटर रहेगा एकदम। ठीक है, तो 24,350 पार होने पर आप निफ्टी को खरीदिए, 24,400 के आसपास, 24,390 के आसपास आपका स्टॉप लॉस का लेवल वही होगा जो आपकी खरीद का भाव है 24,350 का, क्योंकि वॉलेटाइल मूव्स आ रहे हैं बाजार में। और निफ्टी बैंक आपको बेचना है 55,500 से 55,600 की रेंज में, ये आपका स्ट्रैटेजी हो गई। 54,300 तक का फॉल एक्सपेक्टेड है, 1000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। 55,700 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, ज्यादा बड़ा रिस्क ना लें, नीचे में डाउनसाइड बड़ी हो सकती है, इफ इन केस सही पड़ जाता है फिर यहाँ पे आपको अच्छे खासे गेंस देखने को मिल भी सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपके सामने आ चुकी है, आप नोट कर लीजिए किस तरह से, किस भाव पर, क्या पार होने पर या फिर किन लेवल्स के आसपास अगर आपको दिखे इंडेक्स तो आप शॉर्ट कर सकते हैं या फिर खरीदारी कर सकते हैं। ओपोजिट राय है, निफ्टी में खरीदारी करनी है एक ब्रेकआउट होने के बाद 24,350 के ऊपर, और बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली करनी है अगर आपको 55,500 55,600 की रेंज में बैंक निफ्टी मिल जाता है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस फिर मैं कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली नोट कीजिए, क्योंकि वैसे तो आपको राय नहीं दी जा रही ट्रेड करने की। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जैसे हमें विजय जी ने पूछा भी था क्या लेवल्स हो सकते हैं, इन लेवल्स के साथ आप चाहें तो कामकाज कर सकते हैं। दिलीप जी का सवाल आपके सामने रख रहा हूं सर, कह रहे हैं कि संवर्धन मदरसन 2 साल का व्यू है, कितना टारगेट रहेगा सर प्लीज? 126 की बाइंग है, 150 शेयर, और 2 साल तक कितना टारगेट हो सकता है? देखिए सर, बेसिकली काउंटर तो अच्छा है, खराब नहीं है, एंड बेसिकली मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा कि एक बार होल्ड करना बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक फॉल आया था इसमें, उसके बाद देखिए अभी मूव होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी 135 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार ये जो मूव है कंटिन्यू होना चाहिए। तो 155 160 से पहले ज्यादा कोई बड़ी रेसिस्टेंस नहीं है, तो एक बार उनको होल्ड करने के लिए बोलिए, तो बहुत जल्दी उनका जो भी है रिकवरी हो जाएगा। और 2 साल में तो सर, 2 साल अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, 2 साल के लिए कितना हो सकता है, अभी 170 तक जा सकता है, 170 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। नो डाउट फंडामेंटल टेक्निकल अच्छा कंपनी, होल्ड करना सही रहेगा। रिया गुप्ता जी कह रही हैं कि एनएचपीसी 92 का बाय है, क्या करूं, लॉस बुक कर लूं क्या? तो अभी थोड़ी देर पहले बबीता जी ने आई थिंक सवाल पूछा था 90 के आसपास लूं और 100 रुपए पे के टारगेट के लिए, तो आपको जवाब मिल गया होगा रिया गुप्ता जी, अगर आप देख रही हैं। नहीं तो आपने मिस कर दिया, तो थोड़ा कार्यक्रम में पीछे जाके देखेंगे तो एनएचपीसी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वहां आप चाहेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और दर्शक जो कि अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं सर, उनको भी मैं लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुबह बहुत कम समय मिलता है जब हम सवाल ले पाते हैं। तो एक सर IRFC, IOC, सुजलॉन और एनवायरो इंफ्रा, इनके टारगेट पूछे हैं विजय जी ने, ये अगर आप बता दें तो। देखिए IRFC में अभी 133 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बहुत भाग चुका है शॉर्ट टाइम फ्रेम में इंडियन रेलवे एंड ओवरऑल रेलवे काउंटर। तो मुझे लगता है एक बार उनको फिर से 125 120 के भाव मिलेंगे, लेकिन पैनिक करने का कोई बात नहीं, 6 से 8 महीना वेट कीजिए, आपको यहाँ से फिर से 160 170 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। और सुजुलन बताया राइट? हाँ सर, एक IOC, IRFC, सुजलॉन और एनवायरो इंफ्रा। ओके, देखिए आईओसी में मुझे लगता है कि वही सर सेम चीज जो मैंने आपको आज से 2-3 महीना पहले बताया था, जितने भी न्यूज आप दे दो मुझे, आईओसी बीपीसीएल, ये जो ऑयल वाले काउंटर्स है ये अभी नहीं भागेंगे, इसको टाइम लगता है भागने के लिए। सो अभी 137 के अराउंड ट्रेड हो रहा है,
मुझे लगता है एक बार होल्ड करना सही रहेगा। और जो अभी स्विट्जरलैंड को लेके मैं बात बोल रहा हूँ, देखिए अभी इसमें 61 के आसपास अभी हो रहा है, 61 के आसपास अभी हाई लगा है रिसेंटली। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम बॉटम में बना था 44 48 के अराउंड, सो 44 45 के अराउंड एक सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक करते हैं अभी ऊपर जा रहा है। अभी 75 में एक रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर मुझे लगता है स्विट्जरलैंड रिकवरी हो जाएगा, थोड़ा टाइम चाहिए। सेकंड स्टॉक सर आपने क्या बताया? इसके अलावा सर एक एनवायरो इंफ्रा है। ओके सर, 220 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी देखिए जो आईपीओ हाई था, आईपीओ हाई के बाद एक बार जो है वीकली चार्ट पे खराब हुआ है। वीकली चार्ट पे खराब होने के बाद जो लोअर टाइम से अभी बॉटम बनाया, ये बनाने के बाद अभी जो ब्रेकडाउन हुआ है उसका कंफर्मेशन नहीं आया चार्ट में। तो मुझे लगता है एक बार जो अभी 220 के आसपास ट्रेड हो रहा है, होल्ड करने के लिए बोलिए। मुझे लगता है 200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप 200 का एक स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को होल्ड कीजिए। नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में आपको 235 से लेके 240 तक बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे सर, कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो आपको लगता है कि अभी फिलहाल इन लेवल्स पे एंटर किया जा सकता है, जिसमें बीट लार्ज कैप या मिड कैप? देखिए सर, जियो फाइनेंस एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आपको याद भी होगा सर, जब 215-16 था उस टाइम पे जियो फाइनेंस को आप ही के चैनल में हमने रिकमेंडेशन दिया था, और मेरा लॉजिक सिंपल था, अगर खराब ही होता तो 200 के नीचे चला जाता। उस केस में मेरा 190 का एक स्टॉप लॉस था, जो कि बहुत ही सही या सटीक था। और आज के दिन में हमने देखा कि 258 के आसपास आ चुका है, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग को डर भी लग रहा था कि जियो फाइनेंस क्या होगा, लेकिन मैंने रिकमेंड किया था। और आज के डेट में सेम स्टॉक मुझे लग रहा है कि 258 के आसपास अभी जो ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट सर होना चाहिए 280। और अगर 280 के ऊपर वीकली बेसिस पे सस्टेन करता है 1-2 हफ्ता, मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लाइक 4 से 5 महीना में मैक्सिमम 350 के ऊपर चला जाएगा। सो उस केस में जो मेरा स्टॉप लॉस 190 था, इसको मैं ट्रेल करके अभी 220 कर रहा हूं। तो 220 इज माय स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 280, सेकंड टारगेट 350 अबव। अच्छा, तो व्यू कितना लेके चलना है सर, कब तक आ जाएगा ये? सर मुझे लगता है एक बार 5 to 6 मंथ वेट करना चाहिए। ठीक है, तो 5 से 6 महीने का नजरिया है, तो जियो फाइनेंशियल में आप खरीदारी कर सकते हैं। 258 के आसपास है, 280 पहला टारगेट है। ये लेवल पार हो गए तो फिर 350 का जो लेवल है वो भी पार हो जाएगा, बशर्ते आप 5 से 6 महीने का व्यू दें, और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 220 रुपए के आसपास का। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। काफी सारे स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, स्टॉक आपने एक रेकमेंड भी किया है। कोई डिस्क्लोजर सर किसी भी शेयर को लेकर? सर ड्यूरिंग द सेशंस जो भी स्टॉक्स में हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक में हमारा कोई भी पोजीशंस नहीं है। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिफोर इन्वेस्टमेंट एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और सर हमने मॉडल पोर्टफोलियोज लॉन्च किया है, तो बहुत सारे पोर्टफोलियोज के अंदर कुछ स्टॉक्स है हमारे, तो ये। ठीक है, ओके, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लोजिंग बस को अब हम यहीं पर समेटते हैं। कल के लिए आपके पास रणनीति भी आ चुकी है, कल जिन स्टॉक्स के नतीजे आने वाले हैं वो भी आपके सामने आ चुके हैं, कैसे आपको ट्रेड करना है। बैंकिंग में, आईटी में आपकी पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए। जेएनके बैंक जो कि आज गिरा है, पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी वजह से, वहां पे आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। इन तमाम शेयर्स को हमने आपके लिए कोशिश करी है कवर करने की, और कल आप कैसे रणनीति बना सकते हैं ये हमने आपकी मदद करने की कोशिश करी है। फिर भी कल सुबह एफआईज के जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे कि यार किस तरह का नंबर उनकी ओर से देखने को मिला है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि लाइमलाइट में रहेंगे, और जो नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं उन पर आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए। ये हम सुबह 8:30 बजे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं और उसके दम पर आपको बाजार में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो सुबह 8:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। सुबह 8 साढ़े 8 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।